हेडिंग दो। लास्ट क्लास हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? आज कंपोजिट स्कीम पढ़ेंगे ना? कंपोजिट स्कीम नहीं पढ़ेंगे, कंपोजिशन सेल्स पढ़ेंगे। हेडिंग दो कंपोजिट स्कीम। Okay, silent. Now what is composite scheme? This scheme is basically available to those small seller, वो जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए स्कीम बनाया गया। देखो, अगर कोई भी पर्सन, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी पर्सन गुड्स या सर्विस दे रहा है, गुड्स और या एंड सर्विस दे रहा है, या तो खाली गुड्स दे, या तो खाली सर्विस दे, या तो गुड्स एंड सर्विस दे। गिव मी एन एग्जांपल वेयर गुड्स एंड सर्विस बोथ आर यूज्ड। गिव मी एन एग्जांपल वेयर गुड्स एंड सर्विस बोथ आर यूज्ड। और गुड्स ठीक है कुछ कुछ जगह पर, कुछ कुछ जगह पर, इसीलिए मैंने कहा, पर सब जगह पे वो नहीं देता, वो सिर्फ यूपीएससी पे दे रहा, अभी और पता नहीं किसको। एनीवन एल्स? एसी। एसी सर बायजूस का कुछ प्रोडक्ट और ठीक है, गुड्स दे रहा है, सर्विस दे रहा है। अरे तुम लोग बहुत दूर दूर जा रहा है यार, डेली जाते हो ये सब जगह पे, है ना? ये एकदम बेसिक है, जहां पर आपको गुड्स भी मिलता है और सर्विस भी मिलता है। तो रेस्टोरेंट या कैफे एक ऐसा जगह है जहां पे गुड्स एंड सर्विस बोथ आर। ओके, नाउ अंडरस्टैंड। अब अगर कोई पर्सन गुड्स या सर्विस दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? जीएसटी। पक्का बात? उसके ऊपर क्या लगेगा? लेकिन अगर कोई एक स्मॉल बिजनेसमैन, तो स्मॉल बिजनेसमैन जीएसटी पे, उससे उसको प्रॉब्लम नहीं, बट जीएसटी के साथ कॉम्प्लायंसेस बहुत सारा है, पेपर वर्क, मेंटेनेंस, एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, ये जो मेंटेनेंस है ना, ये बहुत ज्यादा है। और दूसरा भी एक प्रॉब्लम है कि छोटा बिजनेसमैन काम करेगा कि जीएसटी पे ध्यान देगा। तो उनके लिए क्या ऑप्शन दिया गया कि भाई देखो, हम उनको सब चीज से मुक्त कर देंगे और हम आपके लिए कौन सा स्कीम ला देंगे? कंपोजिट स्कीम। ठीक है, जिसको कंपोजिशन स्कीम भी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो 5 मार्क्स के लिए थ्योरी पूछेगा। सम्स का चांस कम है, फिर भी सम्स हम लोग करेंगे। तो सर स्मॉल सेलर किसको बोलते हैं? बता दो। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि सर स्मॉल बिजनेसमैन किसको बोले? तो कंपोजिट स्कीम ने एक नियम बनाया, बोला कि भाई अगर आपका टर्नओवर 150 लाख से कम है, 150 लाख से कम है या इक्वल टू है, तो हम आपको कंपोजिट स्कीम लेने के लिए अलाउड कर देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? यानी आपका टर्नओवर, जब टर्नओवर 150 लाख कोई बहुत बड़ा टर्नओवर नहीं होता, क्योंकि सेल हुआ है, प्रॉफिट क्या है वो तो बहुत दूर का बात है। तो टर्नओवर अगर आपका 150 लाख से कम है तो आपके लिए कौन सा स्कीम एलिजिबल हो जाएगा? अब सर अगर मेरा टर्नओवर 150 लाख से कम है तो मेरे लिए कंपोजिट स्कीम लागू हो सकता है, यस और नो? बट अगेन सरकार ने आपको एक ऑप्शन दिया कि भाई कंपोजिट स्कीम जो है वो वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं। क्या बोल रहा हूं? वॉलंटरी है बट कंपलसरी। ओके, ठीक है। आइए एक बार फिर से, मान लीजिए आपका टर्नओवर 0 से लेकर 150 लाख तक है, बीच में 20 लाख, और फिर यहां 150 लाख से ऊपर। ये ग्राफ को समझिएगा, ठीक है?
अगर कोई पर्सन इस एरिया में फॉल करता है, यानी उसका टर्नओवर 20 लाख से भी कम है, तो भाई उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन एलिजिबल नहीं, मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्या? नहीं। तो भाई जो जिसके ऊपर जीएसटी ही नहीं लगेगा, क्या वो कंपोजिट स्कीम लेगा? नहीं। काय को माथा में दर्द लेगा। परफेक्ट बात। ओके, जिसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हो जाता है उसके लिए जीएसटी क्या हो जाता है? कंपलसरी। लेकिन वो बोला कि अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है और 150 लाख से कम है, तो आपके पास ऑप्शन खुल गया। कौन सा ऑप्शन खुल गया? कॉम्पोजिशन स्कीम। अगेन, क्या ये कॉम्पोजिट स्कीम लेना जरूरी है? नहीं। किसी को जो डिसएडवांटेज ये है, ठीक है, वो मैं बात करूंगा क्या डिसएडवांटेज। बट मैंने क्या कहा कि कॉम्पोजिट स्कीम इज नॉट कंपलसरी, इट इज वॉलंटरी। पक्का बात। जैसे ही आप 150 लाख को क्रॉस करोगे, कॉम्पोजिट स्कीम क्या ओपन है कि बंद हो गया? तो कॉम्पोजिट स्कीम इज क्लोज एंड यू आर फोर्स्ड टू डू नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, मतलब नॉर्मल जीएसटी आपको पे करना। कंसेप्ट समझ में आ रहा पूरा ग्राफ का? कोई दिक्कत किसी को? तो अगर आपका टर्नओवर सीलिंग लिमिट, जो हम लास्ट क्लास बात कर रहे थे कि रजिस्ट्रेशन कब करवाना है, सीलिंग लिमिट से नीचे, तो ये डिपेंड करता है 20-40 सीट टू सीट डिपेंड करता है। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ 20 लाख। तो कोई अगर जानता हो तो ये मत बोला 20 लाख तो नहीं है, हमको ही पता है सब जगह 20 लाख नहीं है। तो अगर आपका टर्नओवर 20 लाख यानी सीलिंग लिमिट से कम है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है क्या? नहीं। अच्छा, आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते? हाँ। क्योंकि मैंने बोला था जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब समझ में आ रहा था? अपने इच्छा से। ठीक है। अब सोचेगा लोग कि सर क्यों बेवकूफ बने हम, क्यों ले जीएसटी रजिस्ट्रेशन? तो जरूरी पड़ जाता है कभी कभी। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है खुला? 20 लाख और 150 लाख में ऑप्शन क्या क्या खुला है? कॉम्पोजिट स्कीम और नॉर्मल स्कीम। 150 लाख से ऊपर में कौन सा स्कीम खुला है? ओनली नॉर्मल स्कीम। और यहाँ पे नो स्कीम। क्लियर टू ऑल? पक्का बात। फटाफट ग्राफ बना लो कॉम्पोजिट स्कीम लिखकर, उसके बाद उसके बारे में बताते चलेंगे। सुना? फिर कैमरा कौन लाया? Where is he? चल रहा हूँ ना, चाचा जी बैठे। ओके, तो यहां तक कोई दिक्कत? अब देयर आर सम पॉइंट्स फॉर कंपोजिट स्कीम व्हिच वी हैव टू रिमेंबर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो ये साफ साफ रेस्ट्रिक्टेड है कि आप कंपोजिट स्कीम ले ही नहीं सकते। ठीक है, ओके, तो लिखो फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड, फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो फॉलोइंग पर्सन्स आर बेसिकली या फॉलोइंग पीपल हु आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। नंबर 1, पर्सन who are engaged in
who are engaged in supply of service. Supply of service. Following person are engaged who are engaged in supply of service. देखो एक एक करके पॉइंट को बताएंगे और बताएंगे क्यों इनको एक्सक्लूड किया गया, रीजन होना चाहिए. ओके, या पहले लिख लो एक बार, फिर हम साथ में एक बार बता देंगे. Number 2, it is not applicable on interstate supply. It is not applicable on interstate supply. Number 3, it is not applicable to e-commerce operator. It is not applicable to e-commerce operator. And number 4, if total turnover exceeds 150 lakh, तो भाई वो तो शुरू से ही एक्सक्लूडेड है. बट हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कंपोजिट स्कीम, तो बढ़िया से लिखना होगा. ये 4 पॉइंट लिखना है, अभी और कुछ लिखवाएंगे, तो प्लीज इसको अच्छे से करके जाना है. ₹150 लाख. हाँ, ओके. अब नेक्स्ट लिखेंगे कि सर व्हाट इज कंपोजिट स्कीम. कंपोजिट स्कीम है क्या? इसमें अभी फर्स्ट फेज में हम 20 क्वेश्चन आपको करीब करीब दे ही देंगे. कल उस दिन 3 दिए थे, इसमें से 2 बोले थे करना है, तीसरा बोले थे कि ठीक है देख लेना. आज एक दे दिए पहला, आगे और देते जाएंगे. 20 क्वेश्चन देंगे, फिर लास्ट मोमेंट में आपको बता देंगे कौन सा ठीक से करके जाना. अभी पेपर छपा नहीं है ना. वो अपने आप आता है जो क्वेश्चन है उसका आंसर कौन सा मेक साथ. हम इसीलिए एक दिन किसी को बोले थे नोट्स बनाते रहना, शायद तुमको बोले थे ना कि नोट्स बोले क्वेश्चन लिख रहे थे. हाँ, खाली क्वेश्चन लिखते रहना, लास्ट में हमको क्वेश्चन को एक दिन फोटो भेज देना, पूरा उसका हम दिलवा देंगे. कल वही तो लिख रही थी फर्स्ट पेज पे, हमको याद है. ओके, क्या लिखवाए बेटा? व्हाट इज कंपोजिट स्कीम. तो बेटा समझ लो इसको, अब लिखने का जरूरत नहीं है. कंपोजिट स्कीम में जो टैक्स रेट होता है वो 1% लगता है. कितना परसेंट? 1%. यानी आप जो भी, अच्छा क्या बोला कंपोजिट स्कीम के लिए कि भाई आपको नॉर्मल जीएसटी देने की जरूरत नहीं है. आप जो भी टर्नओवर करोगे, लेट से आपका टोटल टर्नओवर जो है वो 100 लाख है, तो आप इसका 1% जीएसटी हमें पे करो. कितना परसेंट? 1%. और हम फिर आपसे कोई सवाल कोई जवाब नहीं करेंगे. ठीक है, यानी इसको कितना जीएसटी पे करना पड़ा देख लो. मर जाएगा 10% जीएसटी चल जाएगा. ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट. देखो चीजों को समझो, थोड़ा कंपोजिट स्कीम डिटेल में समझना बहुत जरूरी है. होता क्या है चीजों को समझना, और इससे आने वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी आपको क्लियर होगा, इसीलिए थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस करो. अच्छा, इसका सेकंड पॉइंट भी लिख लो, सेकंड पॉइंट भी समझ लो. पहला पॉइंट क्या बोला? 1% का जीएसटी रेट लगेगा.
और सेकेंड पॉइंट ये है कि इस पे आईटीसी का बेनिफिट नहीं। ठीक है, ध्यान से समझ। इन जनरल क्या होता है, लेट्स से ये है ए, ये है बी और ये है सी। मैं बात करता हूं बी की। ए ने बी को गुड्स सोल्ड किया और बी ने सी को गुड्स सोल्ड किया। ठीक है, ध्यान से पिक्चर को समझना है। ए ने किसको बेचा, बी को, और बी ने किसको बेचा, सी। तो मैं बी की बात कर रहा हूं क्योंकि बी का ट्रांजेक्शन दो लोगों के साथ हुआ है, हालांकि इसका भी हुआ होगा बट हम खुद एक बात कर रहे हैं। तो मैं ये ले लूं कि लेट्स से वो परचेस किया गुड्स 50 लाख। ठीक है, और अभी हम जीएसटी लगा हुआ ये बात बता रहे हैं, और जो इस गुड्स पे जीएसटी है वो लेट्स से 5%। तो जीएसटी कितना का हुआ, ठीक है बेटा। गुड्स कितने का खरीदा, 50, उसके साथ जीएसटी कितना पे करना पड़ा। इसका मतलब उस बी ने टोटल अपने गुड्स के लिए 52.5 लाख पे किया है इंक्लूडिंग जीएसटी। अग्री एवरीवन, ओके। अब बट ऑब्वियस है कि सर बी सी को 50 लाख में तो नहीं बेचेगा, कुछ एडिशन करेगा, मे बी इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस और मे बी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो लेट्स से कि उसने गुड्स सोल्ड किया, सोल्ड गुड्स एट 60 लाख, कितना पे, और सेम रेट चल रहा है 5% का, तो जीएसटी कितना लगा बेटा, 3 लाख। आया ना। अब बी ने सी को कितना में गुड्स बेचा, 60 लाख, और जीएसटी कितना उठाया, 3 लाख। यानी उसके पास टोटल कलेक्शन कितना आया, 63 लाख। कोई दिक्कत यहां तक, ओके। अब ध्यान से सुनो, परचेस करते समय जो जीएसटी आप पे करते हैं उसे हम कहते हैं इनपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी। अब इसमें भी इनपुट सी जीएसटी, एस जीएसटी और आई जीएसटी, उस पर भी हम डिस्कशन नहीं कर रहे। जीएसटी को समझो, सी एस आई तो कोई बड़ी बात नहीं। तो परचेस करते समय मिस्टर बी ने कितने का जीएसटी पे किया, 2.5 लाख, कोई दिक्कत। और जब वो सेल किया तो उसने कितने का जीएसटी कलेक्ट किया, 3 लाख। इसको हम कहते हैं आउटपुट जीएसटी। क्या कहते हैं, कितना है, 3 लाख। आगे परचेस करते समय उसने पे किया है, हाँ या ना, हाँ। और सेल करते समय उसने कलेक्ट किया है, ऑन नहीं किया। इस बात को समझ लेना, तुम्हारा पॉकेट में पैसा नहीं है, कि तुम सिर्फ एक पर्सन हो जिस जीएसटी उठाओगे, जिस जाकर सरकार को जमा करो। अब ध्यान से, तो सेल करते समय उसने कितना जीएसटी कलेक्ट किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, मैं सीधा बोलूं कि गवर्नमेंट को उसको कितना देना चाहिए, 3 लाख। नियम से कितना देना होगा, 3 लाख, क्योंकि 3 लाख तो सामने वाले से मैंने उठाया है और वो पैसा मुझे ले आकर सरकार को जमा करना। पर बी उसमें कहता है कि सर पहले ना हम आपको 2.5 लाख दिए हैं, है ना, तो माइनस 2.5 लाख वो कितना सरकार को पे करेगा, 0.5। कोई दिक्कत, ध्यान से सुनो। ये जो 2.5 लाख आपने परचेस करते समय पे किया उसका क्या नाम है, इनपुट जीएसटी। क्या है, इनपुट। तो इस 2.5 लाख का आपको बेनिफिट मिला कि नहीं मिला, मिला ना। अगर ये बेनिफिट नहीं मिलता तो आपको सरकार को कितना पे करना पड़ता, 3 लाख। बट अभी आप सरकार को कितना पे कर रहे हैं, 50,000। 50,000। क्यों, क्योंकि परचेस करते समय आपने एक जीएसटी पे किया। इसी चीज को कहते हैं आईटीसी। क्या कहते हैं, आईटीसी। फुल फॉर्म है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स आपने जो पे किया उसका आपको मिल रहा है क्रेडिट, या बोलूं तो बेनिफिट। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कंसेप्ट समझो, क्योंकि इसके बाद हम आईटीसी में जाएंगे, तो ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब लिख, चलो लिख, नोट कर लो एवरीवन। नोट कर लो फटाफट एवरीवन। इनपुट टैक्स क्रेडिट,
दिख रहा है? सर परचेज का समय इनपुट हुआ 11:30 बजे लग ही जाएगा ये लोग बना कैमरा देख के व्हाट्सएप भी बना। अच्छा ठीक है बना देगा और मैं आपको फिर एडिटिंग बना देगा आप देख लीजिए। ज्यादा स्टूडेंट नहीं 20-25 बस खाली एक ही कॉलेज में तो है, सिर्फ एक ही कॉलेज तो है ही, तो सर पर्सनल मैसेज ही करिए आपको सिर्फ तो नहीं बना रहे। 3 जन ऑनलाइन करने वाला है अभी तक जो मेरे पास डेटा है। 3 जन ऑनलाइन है, 2 जन ऑफलाइन, इनमें 2 जन ऑफलाइन बस। एक माहौल है हो गया चार्ज और किसी शिक्षा में ज्यादा बोलो तो अगर आपको मार्केटिंग करना तो आपको बीबी में से इसीलिए ये तक के बच्चे गए नहीं और किसी कॉलेज में ऑप्शन नहीं है। एक स्टूडेंट तो मार्केटिंग लेके स्टार्ट कर देते, हम मार्केटिंग का बैच स्टार्ट नहीं करते तो वो जाकर फाइनेंस देते, बोले पता नहीं स्टार्ट करिएगा नहीं करिएगा, हम फाइनेंसिंग पढ़ हम उसको बोले हमने बोल रहे कि स्टार्ट करेंगे तो करवा देंगे, ये गारंटी है, 2 सब्जेक्ट तो हो ही ना साथ। बोले नहीं ठीक है फाइनेंस पढ़ लेंगे, पढ़ लो। ओके अब ये तो हो गया कौन सा स्कीम बेटा, ये है नॉर्मल स्कीम। कौन सा स्कीम है ये? नॉर्मल स्कीम। अब मजेदार चीज, अब अगर कोई बंदा सेम बी अगर कॉम्पोजिट स्कीम ले ले तो उसके साथ क्या होगा, ठीक है ध्यान से सुनिएगा। ए किसको बेचा? बी किसको बेचा? ए सोल्ड टू बी एट द रेट 5%, ठीक है। देखो कॉम्पोजिट स्कीम कौन लिया? बी लिया। ये कॉम्पोजिट स्कीम लेने वाला तो ये इसने लिया है क्या? नहीं। तो ये तो भैया नॉर्मल जीएसटी चार्ज करेगा, कितना परसेंट का? 5%। ओके सर, तो मान लो अगेन सेम इसका परचेस क्या हो 50 लाख और जीएसटी इसने परचेस के नाम पे यानी इनपुट जीएसटी कितना पे किया? 2.5 लाख। कोई दिक्कत? क्लियर? श्योर? ओके। अब ये सेल कितना कर रहा है? 60 लाख। अब ये तो कौन सा स्कीम लिया है? तो कॉम्पोजिट स्कीम में जीएसटी क्या रेट पे चलेगा? 1%, यानी कितना आएगा? 60,000। कोई दिक्कत? ध्यान से सुनो बेटा, पिछले वाले डीलर को ये जीएसटी का बेनिफिट मिल रहा था ना, लेकिन इसको जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो ये लैट सरकार को कितना पे करेगा? 60। अब देखो तुमको यही 2 पिक्चर में दिखा दिए
जीएसटी इसको कंपोजिट स्कीम लेना चाहिए क्या? नहीं। ये कंपोजिट स्कीम ले रहा तो उसको टैक्स कितना पे करना पड़ा? 60,000। और नहीं ले रहा तो 88। ठीक है ना। तो कंपोजिट स्कीम एडवांटेजेस ऑलवेज है, ऐसा कोई जरूरी जैनी सा डिसएडवांटेज। ठीक है, अब ये तो 5% वाला, 12% वाला हुआ तो और मरेगा। समझ में आ रहा है बेटा? बोलना। सर वो 2.5 लाख भी देगा, 60,000। हाँ, तो ये भी तो अल्टीमेटली 3 लाख तो दिया ही रहा है, 2.5 लाख तो वो दिया ही है। देख बेटा, ये 2.5 लाख सब दिया, इस पे कोई सवाल जवाब मत करो। ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। इसको फर्दर बेनिफिट मिल रहा है और इसको फर्दर बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो इसीलिए नेट टैक्स ये अपने पॉकेट से कितना पे किया? 60, और ये अपने पॉकेट से कितना पे किया? 50। समझ में आ रहा है? एक्चुअली ये नेट टैक्स कितना पे किया? पहले परचेस करते समय 2.5 लाख और सेल करते समय 0.6, दैट इज 3,10,000, यही है ना? हाँ। और ये परचेस करते समय कितना पे किया? 2.5 लाख, और सेल करते समय कितना पे किया? 50, यानी टोटल कितना पे किया? 3 लाख। तो साफ बात है ना भाई, 10,000 का लॉस। कोई दिक्कत? तो दिख रहा था कि कंपोजिट स्कीम बड़ा अच्छा है सर, 1%। ये भी नुकसान है कि उसको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर? तो हो सकता है कि 5 मार्क्स के लिए ये भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन जाए। आपको कुछ डेटा दे देगा, बोलेगा वेदर ही शुड ओप्ट कंपोजिट स्कीम और नॉट। समझ में आ गया? वेदर ही शुड ओप्ट कंपोजिट स्कीम और। अब देखो, कंपोजिट स्कीम लेने का एक बड़ा नुकसान किया। अगर सी एक कंज्यूमर है, क्या है? कंज्यूमर। तब तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तो इसको कोई प्रॉब्लम, क्योंकि भाई ये कंज्यूमर है, यहां हो चाहे वहां हो, आगे भेजेगा नहीं, वो कंज्यूम कर लेगा। लेकिन अगर सी फिर कोई डीलर है, क्या है? डीलर। और सी आगे प्रोसेस करेगा डी से, तो सी कभी भी बी से सामान लेगा ही। समझ में आ रहा है? क्योंकि बी ने जीएसटी का जो चेन था उसको क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। यानी अब सी देखो, सी क्या बोलेगा सरकार कि सर आई परचेज गुड्स फ्रॉम पक्का, पेइंग 60 लाख फॉर द गुड्स एंड 1% फॉर जीएसटी। तो बोले अरे 1% मतलब तुम तो कंपोजिट वाले से लिया, तुमको भी आईटीसी नहीं मिलेगा। अब इसको नहीं मिलेगा तो ये आगे सामान बेचेगा, नुकसान हो जाएगा, इसीलिए वो कभी बी से सामान नहीं करेगा। तो बेसिकली कंपोजिट स्कीम जो बनाया गया वो छोटे दुकानदार के लिए बनाया गया, जो दुकानदार लोग होते हैं उनके लिए बनाया गया, जो सीधा कंज्यूमर को सप्लाई कर, सॉरी वही कंज्यूमर को, तो वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर लेकिन वो अगर सी को अगर देगा तो कलेक्ट तो कर ही सकता है, तो वो पे नहीं ना किया इनपुट जीएसटी। स्टार्टिंग हो सी जब जीएसटी पे किया, क्या रेट में पे किया? सी किसके लिए? बी का माल बी परचेस किया तो 2.5 लाख पे किया, सेल किया तो 1% का जीएसटी पे किया। ये 1% वो सी से नहीं उठाएगा, ये एक। अच्छा हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात। आपको लगता होगा कि सर ये 8% किससे उठा रहा है? नहीं, ये 8% आउट ऑफ पॉकेट क्या है? तो सी भाई आईटीसी का जो रेजिम है वो पूरा तोड़ दिया। बी जो है वो चेन को तोड़ दिया। तो सी को फिर आईटीसी मिलेगा क्या? नहीं। क्योंकि वो परचेस करते समय कोई टैक्स पे किया नहीं। जब टैक्स पे नहीं किया तो कोई इनपुट टैक्स अराइज ही नहीं हुआ। जब इनपुट टैक्स अराइज नहीं हुआ तो आईटीसी का कोई बात नहीं। क्लियर है? तो ये बड़े लोगों, बड़े बिजनेसमैन के लिए नुकसान, ये उनके लिए बेनिफिटेड है जो डायरेक्ट सेल कर रहा है। किसी दूसरे को सेल करेगा तो वो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कोई तुमसे सामान नहीं खरीदेगा। अच्छा, तो पहला पॉइंट, अच्छा लिख लो भाई, लिख लो। बीसी को सेल किया है, सेल किया है, लेकिन उसे जीएसटी कलेक्ट कि वो कौन सा स्कीम में? कंपोजिट स्कीम में वो नॉर्मल रेट में जीएसटी चार्ज नहीं करता, वो अपने पॉकेट से 1% का टैक्स पे करता है। जीएसटी चार्ज हाँ, तो उसके ऊपर बिल पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं।
चार्ज नहीं होने बाद में उसका ITC तो ITC मिलेगा। ठीक है, फटाफट कॉपी कर लो। आई गेस कॉम्पोजिट स्कीम का कंसेप्ट आपके दिमाग में उतर गया। नोट से तो बहुत कुछ समझ में आ गया, लेकिन ये पिक्चर बहुत जरूरी था। फ्यूचर में कभी काम आप करोगे तो फायदा देगा। आज बहुत ज्यादा एब्सेंट है ना इतना डेली रहेगा तो बहुत मजा आएगा। इससे ज्यादा ओके डन। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार वापस चलेंगे नोट्स पे, कंपोजिट स्कीम वाले नोट्स पे मैंने क्या क्या लिखवाया, किसके लिए जीएसटी एलिजिबल नहीं है कंपोजिट स्कीम का। पर्सन हु आर एंगेज इन सप्लाई ऑफ। अब देखो, क्यों सर्विस वाले को हटा दिया गया। एक बात बताओ, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं ना, हाँ या ना? ओके, अगर मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, मैं आपको सर्विस, अगर हम आपसे जीएसटी चार्ज करते हैं तो पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या ये सर्विस हमने किसी से मांग के दिया है? नहीं। क्या किसी से लेके दिया है? नहीं। ये तो ओरिजिन कहां से हुआ? मेरे से ही हुआ। ओरिजिन कहां से हुआ? मेरे से। और एंड कहां पे हो जाएगा? तुम्हारे पे। पक्का ना? कोई दिक्कत? पक्का? आईटीसी का सवाल ही नहीं आता। अरे भैया, जब हम किसी से लिए नहीं, जब हम किसी से तो हम कुछ इनपुट पे किए क्या? हम तो सीधा सीधी क्या किए हैं? आउटपुट दिए हैं। और उस पे क्या कलेक्ट करेंगे? आउटपुट जीएसटी। तो जीएसटी का रेट, मिनिमम रेट क्या है? 5 है। हालांकि सर्विस वाले के लिए 18 है, 5 है। बट फिर भी मैं एक एग्जांपल पे बात करूं तो 5%, 12%, 28%, 18, 28, 40, सही है ना? तो अगर हम नॉर्मल स्कीम में जाए, हमको वैसे भी कोई आईटीसी मिलता है क्या? नहीं। हमको डायरेक्ट क्या रेट पे करना पड़ता है? 5, 12, 18, 28 या 40। और अगर हम कंपोजिट में आ जाए तो वैसे भी हमको आईटीसी, कंपोजिट में आईटीसी मिलता है क्या? लेकिन हमको क्या रेट पे करना पड़ेगा? 1%। बोलो कौन सा फायदा? तब सर्विस वाला कौन सा लेगा? सर, हर सर्विस प्रोवाइडर आंख बंद करके कौन सा उठाएगा? कंपोजिट स्कीम, क्योंकि सर दिख रहा है रेट क्या है, कम। इसीलिए बोला नहीं भाई, तुम्हारे लिए सिस्टम ही नहीं है। हम इतने बेवकूफ नहीं है कि सामने वाले को विन विन पोजीशन दे दे। सरकार कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट ही नहीं करता है जहां पे विन विन, वो विन और लूज दोनों खोल के रखता है। तुम्हारा जीत है तो कहीं ना कहीं तुमको लॉस करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं आता? पक्का बात? तो समझ में आ गया सर्विस प्रोवाइडर के लिए क्यों जीएसटी एलिजिबल नहीं है। फिर अगर आप दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हो तो अब आप छोटा दुकानदार, तब आप बड़ा आदमी। अगर आप ई कॉमर्स में सामान बेच रहे हो तो भी आपके ऊपर जीएसटी एलिजिबल है, कंपोजिट स्कीम एलिजिबल नहीं है। तो क्लियर टू ऑल कंपोजिट स्कीम, आ जाना। ओके, नेक्स्ट। सर फिर से, कंपोजिट स्कीम में जीएसटी रेट क्या है? 1%। अब सर 1% तो दे दिए, तो हम कितना देगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा 0.5 और स्टेट गवर्नमेंट लेगा 0.5। कोई दिक्कत? और अगर आईजीएसटी हुआ तो, आईजीएसटी हुआ तो ओके एवरीवन, मैं सबसे पूछ रहा हूं एक एक करके, जल्दी जल्दी बताना। आईजीएसटी हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट,
कौन कौन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है? जल्दी हाथ उठाओ। ठीक है, तुम किसी के साथ नहीं? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हो कि नहीं? जल्दी जल्दी। ओके, हाथ नीचे। एनीवन विद अ डिफरेंट आंसर? ठीक है, चलो हो गया। ओके डन, ओके डन। मतलब उठा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहना, बस इतना ही सवाल था। ओके, वेरी गुड। एनीवन एल्स? नहीं, वेरी गुड। टेक सम वाटर, डूब जाओ। अरे गधो, कॉम्पोजिट स्कीम आईजीएसटी पे लगेगा नहीं रे। आईजीएसटी कब होता है? सेम स्टेट टू डिफरेंट स्टेट, और डिफरेंट स्टेट पे कॉम्पोजिट स्कीम लागू है क्या? देखा कैसे बेवकूफ बनाते हैं आप। कल डब्ल्यूबी से एमसीक्यू खेल लेते, बुक का जितना सवाल मुझे सब बता देना। हमने ठीक है, जहां क्वेश्चन तुम्हारे मतलब अपना क्वेश्चन क्रिएट करे, गलत जवाब। भगवान एक शक्ति दिया है। ओके, सो क्लियर। तो आईजीएसटी कंपोजिट स्कीम में लगता ही नहीं है, क्योंकि भाई हम जब दूसरे स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकते, यानी अगर दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे तो मेरे ऊपर कंपोजिट स्कीम लागू नहीं है। वाह, वेरी गुड। इसीलिए इसके ऊपर क्या लगता है? सिर्फ सी और एस। इसमें एक स्पेशल केस है, ठीक है, एक स्पेशल केस है, वो भी लिख लो कि रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग या रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज में 5% का रेट। क्या रेट है? 5%। बाकी सब के लिए 1% है, जनरल रेट है। बट देयर इज वन एक्सेप्शन कि रेस्टोरेंट और कैटरिंग पे 5% का जीएसटी लगेगा। कंपोजिट फी। ओके, सर अभी आप 5 मिनट पहले बोल रहे थे कि सर्विस प्रोवाइडर को कंपोजिट स्कीम लेने का ऑप्शन नहीं, तो सर अब उसके 20 मिनट पहले ये भी बोल रहे थे कि रेस्टोरेंट वाला तो सर्विस प्रोवाइडर भी होता है, तो क्या बेवकूफ बना? हाँ, तो ये क्योंकि गुड्स एंड सर्विस दोनों देता है, इसीलिए इसको कंसीडर किया गया, एक्सेप्शंस में माना गया। अच्छा, बार तो अलाउड नहीं है, ठीक है ना? इसमें अगर बार है, यानी अगर वो अल्कोहल सप्लाई कर रहा है तो उसको इसमें अलाउड नहीं है, वो अच्छा काम नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? इंतजार। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दो, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो एक टॉपिक में तुम लोग सरेंडर। बेटा भूलो मत, 50 ही बचा है, हम काउंटर लगाना शुरू कर देंगे। फिर मत बोलना भैया डरा रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या अगर कोई एक्सेप्शन केस नहीं हुआ तो चांसेस यही है 7 से 10 के बीच में चालू जाएगा। कोरोना भी आया और शायद फिर है कि कल रिजल्ट भी आ सकता है। नोटिस नहीं आया, अभी मेरा प्रोबेबिलिटी है
श्योरिटी नहीं है। क्वेश्चन लिख रहे यार। अरे आना तो है ही भाई, जल्दी आ जा जमीला सी। ओके, शांति शांति शांति। चलो अब आईटीसी कैसे कैसे सेटअप होगा ये जरूरी है। सेटअप का मतलब समझ में आ रहा ना, आईटीसी का बेनिफिट हम कैसे कैसे उठा सकते हैं। तो देखो 3 तरीके से आप जीएसटी पे करते हो, आई जीएसटी, सीजीएसटी, ठीक है। अभी हमने बताया कि जो टैक्स पेएबल होता है, क्या होता है टैक्स पेएबल जो होता है वो क्या फॉर्मूला होता है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। पढ़ाए थे ना 3 लाख माइनस 2.5 लाख, याद आ रहा। तो इनपुट जीएसटी का सेटअप किससे होगा, आउटपुट से होगा। अच्छा अब लेट्स से हम ये अगर माने, ध्यान से सुनना, कि अगर इनपुट आईजीएसटी लेट्स से 3 लाख रुपए जमा है, कितना जमा है 3 लाख, और आउटपुट आईजीएसटी 2 ही लाख है। फिर से समझो, आउटपुट आईजीएसटी 2 लाख है और इनपुट आईजीएसटी 3 लाख। तो नॉर्मल रूल क्या है, आउटपुट माइनस, तो 2 लाख माइनस 3 लाख करेंगे, यानी इस 3 लाख में सिर्फ और सिर्फ 2 लाख ही यहाँ सेट ऑफ होगा। हाँ या ना, बोलना। हाँ। यहाँ पे 1 लाख का बैलेंस बच गया ना। अब इस बैलेंस के साथ क्या करोगे, यही सवाल। तो या तो ऑप्शन है आगे चले जाएंगे, और दूसरा ऑप्शन है कि वो दूसरे के साथ भी सेट ऑफ हो सकते हैं। तो कौन किसके साथ पहले सेट ऑफ होगा वो बात करें, ठीक है। इनपुट आईजीएसटी फर्स्ट किससे होगा, फर्स्ट होगा आईजीएसटी से, मतलब सब पहले अपने अपने घर से सेटअप होगा, सीजीएसटी से और, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ, इनपुट आईजीएसटी पहले अपने आउटपुट आईजीएसटी से सेटअप होगा, ठीक है। अब इनपुट आईजीएसटी में अगर कुछ बैलेंस बच गया तो वो किसके साथ जाएगा, तो लॉजिक ये है कि पहले कोई भी अपने आप ही के साथ एडजस्ट होगा। सेकेंड, अगर आईजीएसटी का बैलेंस बच गया तो उसके पास ऑप्शन है, या तो वो सी के साथ कर ले या तो वो एस के साथ, बट जनरली लोग सी के साथ कर लेता है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सी जीएसटी और ये अगेन डीलर के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, ओके ग्रेट। सीजीएसटी सबसे पहले किससे सेटअप होगा, सी से, उसके बाद अगर कुछ बच जाएगा तो किससे होगा, एसजीएसटी पहले किससे होगा, एस से, और कुछ बच जाएगा तो, ठीक है। जनरली होता है क्या बेटा कि ये इनका जो अमाउंट होता है ना वो सेम होता है, जनरली इनका अमाउंट क्या होता है, सेम होता है, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं करते। आप समझ रहे हो ना सेम क्यों होता है, क्योंकि बेटा जब ये आएगा तब ये आएगा, समझ रहे हो ना, लेकिन ये अलग से आता है, तो ये अमाउंट इनके साथ वेरी कर सकता है। as per the choice of, ये अगेन ये चॉइस होता है एज पर द चॉइस। हाँ,
होता ही नहीं, 4 बजे होता है। और तुम्हारा टाइम सेट नहीं हो रहा, तो 2 घंटा तुम लोगों को बैठाना सही नहीं है। और ऐसा तो नहीं है कि टैक्स सिलेबस पीछे चल रहा है जो बैठाना ही जरूरी है, इसीलिए हम बोले कि नहीं ठीक है। कौन सा चलो एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से आउटपुट आईजीएसटी है 20 लाख, आउटपुट सीजीएसटी है 25 लाख, आउटपुट एसजीएसटी है 25 लाख, इनपुट आईजीएसटी है 30 लाख, इनपुट सीजीएसटी है 20 लाख और इनपुट एसजीएसटी है 20 लाख। ठीक है, पक्का बात। ओके प्लीज अब सुनो, तो हमारा लॉजिक क्या है बेटा, आउटपुट माइनस इनपुट। ध्यान से देखो, आउटपुट माइनस इनपुट, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आउटपुट कितना कितना है, 20 लाख, 25 लाख और 25। ठीक है, कोई भी पहले किससे सेटअप होगा, लेस इनपुट। इसका इनपुट कितना है 30, लेकिन क्या 30 सेटअप हो सकता है, नहीं, कितना सेटअप होगा मैक्सिमम 20 का। कोई दिक्कत, बोलना क्लियर है। सीजीएसटी के नाम पे कितना सेटअप होगा, 20, कितना है 20। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे, ये 20 कहां से आया सर, इसके पास इनपुट के नाम पे कितना जमा है 30, बट इसका टैक्स कलेक्ट कितना हुआ है 20, तो ये 20 ही एडजस्ट कर सकता है, 10 अभी भी बैलेंस पड़ा हुआ है। इसका आउटपुट के नाम पे कितना जमा हुआ 25 और इनपुट के नाम पे कितना जमा हुआ 20। इसका आउटपुट के नाम पे कितना जमा है और इनपुट के नाम पे 20। कोई दिक्कत, ये डेटा इसलिए बना लाइन खींच दी था कि आपको समझ में आए। अभी इसका बैलेंस पड़ा हुआ है, अच्छा इसका कोई बैलेंस है क्या, नहीं, तो ये फर्दर इनके पास जाएगा क्या, नहीं, लेकिन आईजीएसटी का बैलेंस पड़ा हुआ है कितना अभी, तो आईजीएसटी पहले किसके साथ होगा, फॉर्म कर चुके, जो सेकंड है यानी बैलेंस है वो किसके साथ होगा, सी और एस, एज पर द। तुम्हारे पास तो 10 लाख है, तो आप क्या करोगे, 5 लाख इससे और 5 लाख, ठीक, 5 लाख इससे और 5 लाख इससे। लेट्स से अगर अमाउंट उतना नहीं हो तो जितना होता उतना ही कलेक्ट करके क्रेडिट लेते, बाकी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपके बैलेंस। कितना यहाँ पर एडजस्ट होगा 5 लाख और 5 लाख। नाउ टैक्स पेबल कितना आया 0 0 0 और 0 समझ में आया, सरकार को कुछ भी टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है, और तुम्हारे पास कोई क्रेडिट भी जमा नहीं है, क्योंकि सारा क्रेडिट का इस्तेमाल हो जाए, कोई दिक्कत। लेट्स से एक बार छोटा सा लास्ट चेंज करेंगे, अगर ये 25 कितना होता है बेटा, तो 30 वाला क्लियर है ना, ओके 25 होता तो ये चेंज होता। अब दो ऑप्शन है, बेसिकली 3 ऑप्शन, या तो पूरा 5 लाख आप इससे एडजस्ट कर लो, ठीक है, और इसके नाम पे टैक्स पेबल बना दो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन है तुम्हारे पास, दिस इज योर चॉइस। 5 लाख जो बैलेंस है वो या तो सी से कर लो या तो ऐसे कर लो, या तो आधा दो। 50-50 क्लियर, पक्का बात। अगर सी से एडजस्ट करोगे तो यहाँ पे 5 एडजस्ट हुआ, ये 0 हुआ, तो यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी कितना जाएगा 5 लाख। समझ में आ रहा है क्या, कंसेप्ट क्लियर। एस से करोगे तो कहाँ पेबल हो जाएगा सी, और 2.5 दोनों से करोगे तो 2.5 लाख और 2.5 लाख। अब सर
एग्जाम में तीनों में से कौन सा, तो कोशिश ये करना कि सी वाले को शांत कर दे। किसको शांत कर दे? सी को। ये मत कोशिश करना कि दोनों को आधा आधा करे। गेटिंग माय पॉइंट? में क्या बोल रहा हूं? ऐसा कोई रूल नहीं है, बट बुक्स या टीचर जनरली इसी को फॉलो करता है। सी से शांत हो जाएगा। सी को पहले सेटल करो, समझ गया? क्योंकि आई का पैसा भी सी के पास है और सी का पैसा भी सी के पास जाएगा, तो इसीलिए बोला जाता है कि सी को पहले सेटल करो। बट ऐसा कोई रूल नहीं है। ये कोई किताबी रूल नहीं है। रूल ये करता है कि एज पर द रजिस्टर्ड पर्सन, एज पर द चॉइस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, आपकी मर्जी। ठीक है, अभी क्लियर? पक्का? गुड, वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन लिख लो बेटा। थ्योरी क्वेश्चन। हाउ डज GST removes tax cascading effect, CAS cascading effect, CASCADING cascading effect. What is tax cascading effect? टैक्स के ऊपर टैक्स। तो जीएसटी जो है वो टैक्स के ऊपर टैक्स जो होता है उसको रिमूव करता है। क्या स्पेलिंग इफेक्ट का मीनिंग वही बता। टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि भाई वो देखोगे, अगर आपको थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में लेके चलता हूं पीछे, फ्लैशबैक, तो जीएसटी के पहले वैट था। सेल ऑफ गुड्स पे क्या लगता था? वैट को कौन लाया था? एक पर्सन का नाम हमेशा इस वैट के लिए लिया जाता है और वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। When he was the finance minister in the year of 1991-1992 around, उस मोमेंट ऑफ टाइम में उन्होंने ये कहा कि भाई वैट के पहले सीएसटी लगता था। क्या लगता था? सीएसटी। बोला सीएसटी जो है ना वो टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, आप इसको रिमूव करिए, हटाइए। और उन्होंने क्या लगाया? वैट। बोला कि भाई आप जितना का एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करेंगे हम सिर्फ उस पे ही टैक्स लेंगे। देखो लॉजिक क्या है, ये जो आईटीसी का बेनिफिट मिल रहा है ना, इसका मतलब जो टैक्स आपने पहले दे दिया उसको वापस देने का जरूरत नहीं है ना। दिस इज कॉल्ड टैक्स कैस्केडिंग, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपको याद होगा पहला एग्जांपल में हमने परचेस गुड्स कितना का किया था? 50 लाख, और उस पे इनपुट जीएसटी कितना था? 2.5 लाख। 2.5 लाख। तो पहले क्या होता था कि आपका जो गुड्स माना जाएगा वो कितना माना जाता था? 52.5 लाख। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका बेनिफिट हमको मिलने वाला नहीं। तो ये अब मेरा क्या बन जाएगा? कॉस्ट। अगर आपको इसका फायदा मिलेगा तभी ना आप इसको अपना कॉस्ट नहीं मानोगे, लेकिन जब पहले फायदा नहीं मिलता था तो इसको क्या मानते थे? कॉस्ट। अब कॉस्ट ये हो गया तो आपके ऊपर जो वापस जीएसटी लगेगा वो इस पे लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट? या मान लो इसमें प्रॉफिट ऐड कर लिए, पहले वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट 10 लाख ऐड किए थे शायद, तो प्रॉफिट ऐड करके कितना बन गया? 62.5 लाख। अब 62.5 लाख पे 5%, तो क्या मतलब हुआ? सर इस 2.5 लाख के ऊपर टैक्स लगा कि नहीं लगा? दिस इज कॉल्ड टैक्स कैस्केडिंग। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? तो इसका थ्योरी आपको मिल जाएगा, बट अभी आप सिर्फ नोट बना लो। मैं वही थ्योरी डायरेक्ट आपको लिख के दूंगा जो थ्योरेटिकल, समझ में आ रहा है? अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा एक्सप्लेन द सेटअप ऑफ आईटीसी, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसको आपको फ्रेम करना सीखना पड़ेगा। बट इन जनरल जैसे मेरिट्स ऑफ जीएसटी, डीमेरिट्स ऑफ जीएसटी, ये सब जो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन
उसको मैं आपको फ्रेम करके दे दूंगा। उसके साथ आपको क्या करना है वो आप जानते हो। उसके बाद एग्जाम के टाइम जो आएगा उसका जानते हैं हो गया भैया हमको